जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम जियोग्राफी जानेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 8 की लास्ट चैप्टर है। आज हम लास्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद हम समझेंगे इतिहास पढ़ाएंगे इसके बाद। ठीक है, आइए हम समझेंगे इसमें क्या समझेंगे हम। आज हम समझेंगे मानव संसाधन के बारे में। इस चैप्टर में मानव संसाधन के बारे में हम जानेंगे। आज पांचवा चैप्टर है। पांचवा चैप्टर में हम क्या जानेंगे, मानव संसाधन के बारे में। मानव संसाधन क्या है, इनके बारे में पूरी जानकारी हम रखेंगे। और जनसंख्या वृद्धि क्या है, ये सब जनसंख्या के प्रति पूरी जानकारी देखेंगे एकदम सरल भाषा में। ठीक है, आइए हम समझते हैं मानव संसाधन। मानव संसाधन दे रहा है, मानव संसाधन लोग एक ही राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब यह है, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। भाई सबसे बड़े संसाधन तो हम लोग हैं। उनकी योग्यता है, कौशल से ही एक संसाधन को अपने योग्य बनाते हैं। कोई भी चीज रहेगा वो अपने आप में एक प्रकार से उसमें मूल्य रहता है, मतलब उनकी मतलब वो गुणवत्ता पूर्वक रहते हैं। जब हम उसको बारे में उसको समझेंगे, जानेंगे, तब हम उसको समझ पाते हैं कि ये हमारे योग्य है। जब हम इसको यूज ले लेते हैं तो वही कह रहे हैं कि लोग एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। अपनी कौशल, अपनी योग्यताओं से जो है वह एक संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे उसमें कह सकते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब बहुत जरूरी होती है। अगर स्वास्थ्य मतलब हमारे स्वास्थ्य सही रहेगी तब, और शिक्षाएं रहेगी। शिक्षा मतलब क्या है, हमें स्किल मालूम रहे। जब शिक्षा हम पढ़े लिखे रहेंगे तभी हम उसको शोध कर सकते हैं कि इसका मान ये होगा, इसको कैसे बनाया जाएगा, कैसे क्या होगा। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है जिसे हमारे बड़े बड़े देश आप समझेंगे कि जो काफी डेवलप हुए हैं, जैसे चीन हुआ, ये सब हुए। यहाँ सब जो होते हैं ना, बच्चे तक काम करते हैं। छोटे छोटे बच्चे, कोई भी स्किल जो है ये छोटा बड़ा वो लोग नहीं समझते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। टोकरी बिनना, हर एक चीज काम करने लगते हैं वो छोटे छोटे। तो उसको क्या है, स्किल कहेंगे। तो वह स्वास्थ्य और शिक्षा भाई ये बहुत जरूरी चीज होती है। और प्रेरणाएं भी होनी चाहिए भाई। करने के लिए आपको प्रेरणा होनी चाहिए ना, कि हमको यही करना है। एक प्रेरणा, एक लक्ष्य होना चाहिए, जिसे कहते हैं मोटिवेशन बनना चाहिए। ठीक, आइए हम इसके बारे में समझेंगे। अब ये हो गया, क्या कह रहा था, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम इसी में समझेंगे क्या, जनसंख्या का वितरण। अब इस जगह हम समझेंगे क्या, जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण के मतलब में हम समझते हैं क्या, विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक लोग यानी कुछ ही भूभाग में रहते हैं। ठीक है, कुछ ही भूभाग पर रहते हैं। भूपृष्ठ पर लगभग 30% भाग पर निवास करती है। 90% जनसंख्याएं जो होती हैं, यह जैसे कि हम समझते हैं कि इतना पूरे विश्व में 100% मतलब 100% मान लीजिए एक हिसाब से हम समझते हैं 100% जमीन है। मान लीजिए पूरे भूभाग में 100% जमीन है। 100% में 30% भाग पर लगभग मान लीजिए कि ये हुआ, ये 100% मान लीजिए 100% हो गया, ये 100% हो गया। अब इसमें कम से कम 30% भूभाग पर लगभग 90% आबादी जो है निवास करती है। 90% जान लीजिए, 90% लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक, अब ये इसका क्या मतलब होता है कि इतनी बड़ी आबादी क्षेत्र है, लोग इतना ही क्यों रह रहे हैं। इनका एक कारण होता है, क्योंकि जब हम समझते हैं जैसे मैदानी क्षेत्र हुआ, मैदानी क्षेत्र में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। क्यों रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे खाने योग्य चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे गेहूँ, अनाज ये सब उगा लिए, कुछ खनिजें मिल जाती हैं, अदर चीज़ें, रोजगार मिल जाते हैं। यहाँ लोग रहना काफ़ी पसंद करते हैं। जैसे हम समझते हैं पर्वत पठार, जैसे पर्वत हो गया, पठारी इलाका में होगा, ये सब जगह ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं हम कि जैसे हिम नदी कह रहे हैं, हिम बर्फ जगह, ये जो
जहाँ कष्टदायक जीवन होगा वहाँ कम लोग रहना पसंद करते हैं। जानते हैं ना, कम से कम जैसे हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्रा के क्षेत्रों में ये सब जगह लोग ज़्यादा निवास करते हैं। तो ऐसे हमारे विश्व में समझेंगे नील नदी के किनारे और अदर जगह जो होते हैं, यहाँ जो है बहुत सघन मतलब बहुत घनी आबादी लोग रहती हैं। तो वही कह रहे हैं कि लगभग 30% लोग 30% जमीन पर लगभग 90% लोग रहते हैं। ये लगभग 75% लोग एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में पर निवास करते हैं। अब इतना ध्यान देना, लगभग 75% पूरे विश्व का 75% लोग एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में निवास करते हैं। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका घने बसे वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पे सघन जनसंख्या, बहुत लोग रहते हैं, मतलब काफ़ी हद तक लोग यहाँ क्या है, एक वो भी कारण हो जाता है जैसे कि जैसे यही बताएं कि कृषि, खेती और रोजगार मिल जाता है, कंपनियां फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, जैसे उनको रोजगार मिल जाए, यही होता है, ये कारण होता है। ठीक, इसी जगह इतना समझ में आया। लगभग 90% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? 30% आबादी क्षेत्र पर निवास करती है। किस कारण से करती है? यह मैदानी क्षेत्र होता है, वहाँ पीने योग्य पानी समय से मिल जाता है, और क्या कहते हैं कि वहाँ कृषि मिल जाती है, कृषि करने की खेती भूमि उपजाऊ मिल जाती है, थोड़ा रहने के लिए लोग को क्लाइमेट अच्छा मिल जाता है, ये होता है। तो यही एक कारण होता है एक ही जगह रहना ज़्यादा, तो ये होता है। और लगभग 75% लोग जो है एशिया महाद्वीप में और अफ्रीका महाद्वीप में रहते हैं। इतना समझ में आया होगा। दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका में ये सघन लोग मतलब घनी लोग रहते हैं। ठीक, अब इसमें हम समझेंगे क्या, एक एक करके समझते चलेंगे हम लोग। जनसंख्या का घनत्व का मतलब क्या हो जाता है? संपूर्ण विश्व का औसतम जनसंख्या घनत्व जो होते हैं, इसका पहले तो हम जनसंख्या घनत्व का मतलब समझेंगे। जनसंख्या घनत्व मतलब ये होता है जैसे कि 1 किलोमीटर के आबादी के क्षेत्र में कितने लोग बसे हुए हैं। जैसे हमारे भारत की मान लीजिए पूरे भूभाग पर हम देखेंगे कि पूरे भूभाग को काउंट कर लिए, मान लीजिए कि हम समझते हैं कि इनको 100% पूरे भूभाग पर, मान लीजिए पूरे भूभाग पर। अब इसमें हम क्या समझेंगे? इसमें ये समझेंगे कि यहाँ से कितनी आबादी है, मतलब कितनी आबादी है, उसके अनुसार उसको गुणा करके उसको हम निकालेंगे। ठीक, उसको निकालेंगे कि कितना प्रति किलोमीटर क्या बोलते हैं जनसंख्या बन रही, उसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक, अब यही दिया हुआ है, इसमें दिया है संपूर्ण विश्व का औसतम जनसंख्या घनत्व लगभग 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पूरे विश्व की जनसंख्या। अभी घनत्व में ये नहीं होगा कि सब समतल एरिया लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। पूरे भूभाग को, जंगल हो, नदियां हो, कुछ भी हो, पूरे भूभाग पर उसको नापा जाएगा, मतलब एक पैमाना निकाला जाएगा। ठीक, अब ये समझो, पूरे विश्व में लगभग 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में होता है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया, सबसे ज्यादा घनत्व जो होते हैं हमारे दक्षिण मध्य एशिया के भूभाग पर ज्यादा घनत्व है। ठीक, आइए हम इसको समझेंगे। अब चौथा वाला, ये वाला हम समझेंगे। इसमें क्या कह रहा है, इसमें हम क्या समझेंगे, इसमें थोड़ा भ्रमित करेगा, इसको मिटा देते हैं। हम इसको समझेंगे। ठीक है, इसको समझते हैं। क्या जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब जनसंख्या वितरण भाई समझेंगे क्या कारण है जो एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं, एक ही जगह क्यों नहीं रह रहे हैं, पलायन क्यों हो रहा है इतना, इसके बारे में हम समझेंगे। यही कह रहे हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक।
जनसंख्या वितरण प्रभावित करने वाले कारक समझेंगे। अब इसका क्या होता है, इसका कारण जो होते हैं भौगोलिक क्षेत्र के, जैसे हम समझते हैं कि इसका कोई भौगोलिक क्षेत्र में, कुछ भौगोलिक क्षेत्र में उनके खाने पीने योग्य चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ वहाँ का वातावरण ठीक होता है, उसके बारे में हम इसको समझेंगे। इसीलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसलिए लिखे हैं भौगोलिक कारक। अब हम समझते हैं स्थलाकृति। स्थलाकृति और जलवायु, मृदा, जल, खनिज, ये 4 कारण 5 कारण है। ये 5 कारण है, ये जो होते हैं इसमें क्या है, जनसंख्या को काफी प्रभावित लोग करते हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, अब वही कह रहा है स्थलाकृति, वहां का हम पहले ये समझें, पहले ये स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब ये होता है, जैसे कि हम समझें कि कुछ लोग जैसे हमारे एक एग्जाम्पल यही ले लीजिए कि जैसे हमारे गंगा के क्षेत्रों में देखिए, जैसे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, लोग आकर रहते हैं, जैसे हमारे प्रयागराज हो गया, दिल्ली हो गया, तो इन्हीं कुछ जगह जो होते हैं काफ़ी उपजाऊ जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ लोग रहना पसंद लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ जो होती है, यहाँ रहने योग्य भूमि है, न पहाड़ है, न पहाड़ वहाड़ नहीं है ज़्यादा, जो है छोटे छोटे पहाड़ हैं, पठारी क्षेत्र नहीं है, मैदानी क्षेत्र है, इसीलिए लोग यहाँ रहना काफ़ी पसंद करते हैं। और यहाँ पे क्या है, कहते हैं कृषि के लिए भी मिल जाता है, करने के लिए कृषि भूमि मिल जाती है, खनिज अच्छे मिल जाते हैं खाने योग्य, तो ये सब कह सकते हैं कि इसीलिए लोग सुख सुविधाएं ज़्यादा मिलती है, इसीलिए ये स्थलाकृति के काफ़ी चुनाव करते हैं। अब स्थलाकृति का मतलब ये नहीं है कि भाई अब रेगिस्तान में चले जाइए, सारा मरुस्थल में चले जाइए, ये सब जगह रही, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा जगह लोग जाना ना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ का जलवायु ठीक नहीं है, ठीक, तो वही कहते हैं। अब यही होता है। अब स्थलाकृति हो गया, अब हम समझे जलवायु। जलवायु के बारे में हम समझेंगे, ठीक। अब जलवायु जो होता है, अब जलवायु जो होते हैं यहाँ की, जैसे लोग जलवायु को भी देख के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे सोचते हैं कि वहाँ बराबर बारिश हो रही है, वहाँ बराबर बारिश हो रही है, मतलब कि वहाँ की जलवायु अच्छी है, ज़्यादा गर्म नहीं है, इसलिए कहते हैं कि भूमध्य रेखा के पास वाले जगह पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठीक ठाक, मतलब क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। इसलिए रहना पसंद ज़्यादा करते हैं क्योंकि वहाँ हर एक चीज़ें समय समय पे मिल जाती है, बारिश भी समय से होना है, अनाज भी होने लगता है, इसीलिए जलवायु भी काफ़ी मायने रखती है, जलवायु भी मायने रखती है। और मृदा के प्रति, भाई मृदा ये है कि मृदा मतलब उपजाऊ हो, ठीक हो, कृषि योग्य भूमि के लिए अच्छी होनी चाहिए। मृदाएं, माटी जो होते हैं, मिट्टी कृषि योग्य भूमि के लिए अच्छा हो, गुणवत्ता पूर्वक होनी चाहिए, जो कृषि अच्छे से हो जाए, उबड़ खाबड़ ना रहे। और लोग कहते हैं कि ज़्यादा पठारी इलाका या उस जगह नहीं रहना कम पसंद लोग करते हैं, जैसे पहाड़ी वहाड़ी इलाका होता है, ठीक। और मृदाएं भी काफ़ी चुनौती होती है इसमें, और जलवायु, जल की ज़रूरत होती है, जिससे वहाँ पानी योग्य अलवणी जल जो होते हैं, पीने योग्य पानी जो होते हैं, वह उनको कितना मिलता है कि नहीं मिलता है, ये भी निर्भर करता है। क्योंकि सब कुछ रहे, पानी है अगर न पीने के लिए मिल पाए तो क्या आदमी कर पाएगा भाई, कुछ नहीं कर पा सकता। तो इसीलिए कह रहा है जलवायु में जल भी जरूरी होता है जीवन जीने के लिए। और हम समझते खनिज, खनिज क्या होता है, ये खनिज हम समझते हैं, खनिज जैसे हमारे पृथ्वी के अंदर जगह जगह सभी चीज़ें, सभी वस्तुएं, जैसे सोना, चांदी, कोयला, आयरन, ये सभी चीज़ें मिलती हैं। ये खनिज भी एक प्रकार से लोग को प्रेरित करता है। यहाँ क्या होता है, लोग कंपनियन, फैक्ट्री लोग लगाते हैं यहाँ रहने के लिए, मतलब फैक्ट्री लगाते हैं तो लोग प्रेरित होते हैं रहने के लिए। जैसे हमारे मुंबई शहर हो गए, बेंगलोर हो गए, गुजरात हो गए, ऐसे से अदर्स कई शहर हैं जो लोग जहाँ खनिज ज़्यादा मिल जाता है भारी मात्रा से, वहाँ लोग रहना लोग पसंद करते हैं, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगने लगती है। जैसे जमशेदपुर हो गया, ये झारखंड हो गया, ये सब जगह लोग रहना काफ़ी पसंद करते हैं, इनका भी एक कारण हो जाता है, ठीक है।
ये समझना जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले एक कारक थे कि एक जगह से दूसरे जगह पलायन कैसे हो रहा है, ये भी कारण हो सकता है। स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल, खनिज, ये सभी कारण एक प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? आइए हम समझेंगे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक के बारे में हम इसमें एक एक करके समझेंगे पहले। ठीक, पहले हम क्या समझेंगे? पहले हम समझेंगे, इसमें उल्टा लिख दिया, चलो ठीक है, हम इसको पहले समझेंगे। आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या होता है? आर्थिक कारक हम पहले तो हम समझे आर्थिक कारक होता क्या है। हाँ, हम सब समझते हैं। आर्थिक कारक वो होता है जो दो पैसे कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपनी जीवन यापन चलाने के लिए, अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो आर्थिक कारक होता है। जैसे कि रोजगार हुआ, कहीं कहीं फैक्ट्रियन में देखते हैं, ये फैक्ट्री लग गया, रोजगार की सुविधाएं हैं, तो वहाँ लोग जाना काफी पसंद करते हैं। ठीक है, वहां जाना काफी पसंद करते हैं। रोजगार हो सकता है, और ये जरूरी होता है, क्योंकि भाई अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ तो जरूरी होता है। भाई अपने जीवन चलाने के लिए पैसे जरूरी होता है, उनकी सुख सुविधाएं होनी जरूरी होता है, ये सब जरूरी होता है। तो आइए हम समझेंगे क्या, अब हम समझेंगे सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण हम समझेंगे। सांस्कृतिक कारण मतलब ये होता है, जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं वह ऐसे जगह रहना पसंद करते हैं जो धार्मिक क्षेत्र हो, उनके संस्कृति से जुड़ा हुआ हो। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि कुछ, जैसे कि बनारस हुआ, काशी और इलाहाबाद, प्रयागराज हुआ, ऐसे ऐसे क्षेत्र, हरिद्वार हुआ, लोग रहना काफ़ी उनकी भावनाओं से जुड़ा होता है, तो लोग रहना काफ़ी पसंद करते हैं। वहाँ जमीन लेकर या घर बनवा कर या वो इसे भाड़ा किराया पर रहकर वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये भी कारण सांस्कृतिक कारण भी हो सकता है। ठीक है, सांस्कृतिक कारण हो सकता है। और सामाजिक कारण तो आप समझते होंगे। सामाजिक कारण ये कारण होते हैं जैसे कि कोई भी शहर में अगर रहेंगे तो भाई जरूरी है शहर में ना रहें तो हम गांव में भी रहें, तो वहाँ जो सुविधाएं अच्छी हमको मिलेगी, जैसे रोजगार और स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब जरूरी अगर नहीं मिलेगी तो भाई नहीं मिलेगा तो वहाँ नहीं लोग रहेगा। जब जहाँ सुख सुविधाएं ठीक से मिल रही है, पढ़ने के लिए बच्चे के लिए स्कूल समय से मिल रहा है, मतलब स्कूल अच्छे स्कूल हैं, और स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, शिक्षाएं जो ठीक ठाक चल रही हैं, पीने योग्य पानी, पेयजल भी अच्छा हो रहा है, तो मतलब कह सकते हैं कि सामाजिक कारण जो होता है ये भी कारण एक प्रकार से प्रभावित लोगों को करता है, ये भी प्रभावित करता है। ठीक है, अब हम समझेंगे, क्या समझेंगे? जनसंख्या परिवर्तन। क्या समझेंगे हम? जनसंख्या परिवर्तन के बारे में। जनसंख्या परिवर्तन मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक जनसंख्या लगभग धीरे धीरे बढ़ रही थी। 1800 तक, लगभग सन 1800 तक जनसंख्या धीरे धीरे विरल चल रहे थे। अब इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यह होता है कि जनसंख्या धीरे धीरे चलना, ये वहाँ जो होते थे वहाँ कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, लोग जितना पैदा हो रहे थे उससे कई गुना मर रहे थे, तो सुविधाएं नहीं थी, इसलिए बच्चे को बचाया नहीं जा सकता था, इसलिए जनसंख्या को धीरे धीरे बढ़ रही थी। मगर यही धीरे धीरे बढ़ रही थी, यही 1804 में विश्व की जनसंख्या लगभग एक अरब पहुंच गई थी। 1804 में 1 अरब पहुंच गई थी, और वही 1804 के बाद लगभग 150 साल बाद 1959 में जो है लगभग 150 वर्षों में 1959 तक 3 अरब हो गई थी जनसंख्या। क्या हुआ? 3 अरब हो गई थी जनसंख्या।
अब बताइए दुगना हो गई 150 साल, जो 1800 साल पहले धीरे धीरे चल रही थी, धीरे धीरे चल रहा था, वही चलकर वही अब लगभग कह सकते हैं 150 साल बाद ये दुगना हो गई, 6 अरब हो 3 अरब हो गई, 3 अरब जनसंख्या हो गई। वही धीरे धीरे चलकर 1999 में जाकर ये 6 अरब पहुंच गई। 1999 में 6 अरब पहुंच गई। जान लीजिए इतना तेज जनसंख्या बढ़ रही थी। हम अब फिर से समझते हैं, अच्छे समझेंगे, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आया तो फिर बताते हैं आपको। मानव इतिहास की सबसे लंबी अवधि में सन 1800 तक धीरे धीरे जनसंख्याएं जो है चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी। उनका कारण यह था स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं थी, लोग शिक्षित नहीं थे, इसीलिए मृत्यु दर काफी था। तो ये कारण हो सकता है। उसके बाद 1804 तक लोग लगभग 1 अरब जनसंख्या थी, 1 अरब 1 अरब जनसंख्या थी। और वही लगभग में क्या कह सकते हैं 150 वर्ष बाद 1959 तक 3 अरब पहुंच गई। 150 साल में 3 अरब पहुंच गई। बताइए 1804 में 1 अरब थी, वही लगभग 1959 तक लगभग 150 सालों के लगभग बीच में यह कितना 3 अरब हो गई। वही 1959 के बाद 1999 तक यह जनसंख्या कहाँ तक पहुंच गई बा मालूम? ये लगभग 99 तक 6 अरब पहुंच गई, इससे दुगना हो गई। ठीक, इतना समझ में आया होगा आपको। हम समझते हैं एक देश के जन्म और मृत्यु दर के बीच का अंतर प्राकृतिक मृत्यु दर कहलाता है। जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर, जो इन दोनों के बीच का अंतर प्राकृतिक क्या कह रहा है? ये प्राकृतिक मृत्यु दर कहलाता है, प्राकृतिक मृत्यु दर कहलाता है। जिसे हम एक प्रकार से हम समझेंगे, फिर समझते हैं। अगर एक प्रकार से जैसे कि हम मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक मृत्यु दर कहलाता है। ठीक, हम इसको बारे में समझेंगे। अब ये प्रवास भी एक कारण होता है जनसंख्या परिवर्तन का। सही है भाई। जैसे हमारे यहाँ से कुछ लोग जाते हैं तो यहाँ की जनसंख्या का कहते हैं प्रवासी के कारण कम होती है, वहाँ जाके बढ़ती है, समझो। तो वही कह रहा है प्रवास कारण। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़कर जाते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़कर जाते हैं। हम जैसे इसको मतलब क्या होता है, यहाँ से जाना उत्प्रवास। हम जैसे हम विदेश में जा रहे हैं तो हम उत्प्रवास कर रहे हैं। अगर वही हमारे देश में कोई आ रहा है उसे क्या कहेंगे? अप्रवासी कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? अप्रवासी कहेंगे। ठीक, जो जाते हैं उत्प्रवास, आने वाले का अप्रवास कहलाता है। ठीक, अब जनसंख्या के बारे में हम समझते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उस देश के आर्थिक विकास के अंतर से कुछ अंतर नहीं पड़ता है। इनका क्या मतलब है? इनका ये मतलब है अगर कोई भी जनसंख्या हो, कोई भी कितनी भी जनसंख्या हो, उसके आर्थिक दर का कोई मतलब नहीं निकलेगा। मतलब यही कह रहा है किसी भी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता है। उसके आर्थिक विकास का अंतर कुछ नहीं पड़ता है। तो इसका क्या मतलब हो जाता है, हम इसको बताते हैं। इसके मतलब जापान, जैसे हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, बांग्लादेश के बारे में लिए हैं। अब बताइए कि हम आप एकदम दिमाग से समझें। बांग्लादेश, आज हम समझते हैं बांग्लादेश और जापान के प्रति ये दोनों का अंतर देख लीजिए, काफ़ी अलग है। जान लीजिए कि ये अपने में समझेंगे काफ़ी एक प्रकार से अलग होते हैं। इनका रहन सहन, उनकी क्या दैनिक जीवन और कितना डेवलप है। जापान समझते हैं, जापान काफ़ी हद तक इंडिया से भी आगे चल रहा है जापान। तो ये कहते हैं दोनों की जनसंख्या भले भी सेम हो, किसी की जनसंख्या ज़्यादा है कम है वो नहीं माने रखता। इसकी सबसे ज़्यादा ये माने रखता है उसका कौशल, उसका विकास, उसके तब जाकर उसके आर्थिक विकास पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है।
इसमें क्या, इसमें सबसे जरूरी ये होता है लोगों को शिक्षा, रोजगार, ये सब काफ़ी जरूरी होता है, इसमें सरकार को काफ़ी बढ़ावा देना चाहिए। तो वही कह रहे हैं, जापान और बांग्लादेश का एक तुलना किया गया है। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता, उसके आर्थिक विकास से कोई अंतर नहीं पड़ता है, जान लीजिए। जब तक वो अपने आप को कुशल, अपने आप को कुछ साबित करने के लिए कोई देश मेहनत नहीं करेगा, अपने युवाओं को रोजगार नहीं देगा, जब तक उनको शिक्षाएं नहीं देगा, ये सब बगैर कुछ नहीं हो सकता है। कुछ कौशल सिखाएं, बिना कौशल का कुछ नहीं होता। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।